नटखट कहानियाँ। धनवान देवरानी और निर्धन जेठानी। गांव के छोर पर स्थित एक बड़ा सा घर, जहां हर सुबह कड़कती सूरज की किरणों के साथ शुरू होती थी। इस घर में 3 प्रमुख महिलाएं थीं, सावित्री देवी, उनकी बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू कविता। सावित्री देवी को लोग गांव में सम्मान से मैया जी कहते थे। उनका परिवार बड़ा नामी था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके बड़े बेटे की नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर छोटे बेटे की शादी कविता से हुई, जो एक धनवान परिवार से थी। कविता के पास पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। संगीता, बड़ी बहू, साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। पति के बेरोजगार होने के कारण घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके कंधों पर आ गई थी। सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना और सबका नाश्ता बनाना उसका रोज का काम था। वो हमेशा खामोश रहती और अपनी तकलीफें छुपा लेती। दूसरी तरफ कविता हर समय सुंदर कपड़े पहनकर तैयार रहती। उसे घर के कामों में हाथ बटाना पसंद नहीं था। उसका मानना था कि घर के काम उसके स्तर के नहीं हैं। वह अमीर थी और यह बात अक्सर उसके व्यवहार में झलकती थी। सावित्री देवी का दिल 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ उन्हें संगीता की मेहनत और त्याग दिखाई देता, तो दूसरी ओर कविता की संपन्नता और उसका स्वाभिमान। वो दोनों बहुओं को समान प्यार देना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियां अक्सर उनके फैसले को प्रभावित करतीं। कभी कभी सावित्री देवी संगीता से कहती, बहू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। पूरा दिन चूल्हे के पास खड़ी रहती है। संगीता मुस्कुरा कर कहती, मैया जी, अगर मैं नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। वहीं कविता से वह कहती, बिटिया, घर के कामों में थोड़ा हाथ बंटा लिया कर। कविता नाक चढ़ाकर जवाब देती, मां जी, मैं तो शहर की हूँ, मुझे इन कामों की आदत नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। संगीता ने दिन रात मेहनत करके सारी तैयारियां की। उसने मिठाइयाँ बनाई, घर सजाया और हर मेहमान की देखभाल की। वहीं कविता ने सिर्फ नए कपड़े पहने और मेहमानों के सामने बैठकर बातें की। शाम को जब सभी मेहमान चले गए, तो सावित्री देवी ने देखा कि संगीता थककर चूल्हे के पास बैठी हुई है। उनके दिल में संगीता के लिए एक गहरी सहानुभूति जागी। उन्होंने कहा, संगीता, तूने आज मेरी लाज रख ली। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। संगीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कविता ये सब दूर से देख रही थी। उसे यह बात नागवार गुजरी कि उसकी तुलना संगीता से की जा रही है। उसने सावित्री देवी से कहा, मां जी, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी सब कुछ संभाल सकती थी, लेकिन अब लोग मुझे कभी कुछ करने ही नहीं देते। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कविता को लगता था कि घर में उसकी कोई कदर नहीं है। वहीं संगीता अपने कामों में और भी लगन से जुट गई। एक दिन कविता के मायके से कुछ मेहमान आए। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, आपकी छोटी बहू तो रानी की तरह रहती है, लेकिन बड़ी बहू को देखकर लगता है कि उसे नौकरानी बना दिया गया है। सावित्री देवी को ये बात चुभ गई। उन्होंने कविता से कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो संगीता का हाथ बंटा सकती हो। ये घर तुम दोनों का है। लेकिन कविता ने गुस्से में कहा, मां जी, मैं अपने पैसे से घर चलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन काम करने का मुझसे मत कहिए। यह मेरी आदत के खिलाफ है। एक दिन अचानक संगीता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे लंबे समय से आराम नहीं मिला, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई है। ये सुनकर सावित्री देवी और कविता दोनों परेशान हो गईं। अब घर के सारे काम कविता को संभालने पड़े। पहली बार कविता ने चूल्हा जलाया, पानी भरा और सफाई की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि संगीता कितनी मेहनत करती थी। जब संगीता की तबीयत ठीक हुई, तो कविता ने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। संगीता ने कहा, कविता, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इसके बाद घर में माहौल बदल गया। कविता ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। संगीता और कविता की दोस्ती गहरी हो गई।
सावित्री देवी ने भी चैन की सांस ली। इस कहानी ने सिखाया कि रिश्तों में सच्चाई, सहानुभूति और सहयोग हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।